ये नेचर बहुत आकर्षक है। क्या आपने कभी नेचर की सुंदरता का आनंद लिया है? ये वर्ल्ड बहुत डाइवर्स है। आपकी विंडो के ठीक बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है। नेवर मिस इट। हमेशा हमारे सुंदर स्वभाव में सभी छोटी और बड़ी चीजें के आकर्षण को अपनाने की कोशिश करें। ओह, ये देखो कॉमेट। ये देखो, ये तो ग्रुप ऑफ स्टार्स है। वाओ, ये स्टार्स कितने खूबसूरत हैं। आप में से कितने लोगों को स्टार गेजिंग पसंद है? मैं सोच रही थी ये तारे इतना क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही किसी तारे का प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर गुजरता है, वह थोड़ा उछलते और डिफरेंट लेयर से टकराते हैं। लाइट झुक जाती है देखने से पहले ही, क्योंकि हवा में गर्म और ठंडी लेयर्स चलती रहती है। इसीलिए लाइट का झुकना बदल जाता है और यही कारण है कि तारों का रूप डगमगाने और टिमटिमाने लगता है। तो ये सभी प्राकृतिक संस्थाएं और इसके पीछे की मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत दिलचस्प हैं। हम हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं, है ना दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिन क्यों होते हैं और उनके बाद ये रातें क्यों होती हैं? ये सीजन्स क्यों होते हैं? लाइक सबसे वार्मेस्ट समर। ओह, यहाँ तो बहुत गर्मी है। देन द कूलेस्ट विंटर, मैं कांप रही हूँ। देन रेनी मॉनसून, ओह मैं पूरी तरह से गीली हो गई हूँ। और फिर लास्ट स्प्रिंग सीजन। ओह ये एक ब्यूटीफुल वाइब है। हम वाइब्रेंट 7 रंगीन सुंदरता क्यों देखते हैं, जो कि इंद्रधनुष यानी रेनबो है। ओह मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। क्या हमारे पास इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है? हमारे प्रख्यात वैज्ञानिकों ने तकनीक की मदद से इनमें से कई घटनाओं को समझाने में हमारी हेल्प की है। फिर भी असंख्य प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनका उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे अर्ली ह्यूमंस ने कैसे सीखा कि आग का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने जंगल में लगी आग में जले हुए जानवर का मांस खाया और अंत में उन्होंने पाया कि जो वो कच्चा मांस खा रहे हैं उससे बेहतर है ये जला हुआ मांस। आपको पता है क्या? प्रारंभिक सभ्यता के लोग इन चीजों पर विचार करते थे जिन्हें वो सुपरनेचुरल के रूप में समझा नहीं सकते थे। वास्तव में इन चीजों को वो देवता मानते थे। यह डिफरेंट कल्चर और रीजन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रीक सूर्य और चंद्रमा को अपना देवता मानते थे, जबकि एशियंट अफ्रीकन ट्राइब्स भी वर्षा को अपना देवता मानते थे। तो फिर हम ह्यूमंस ने कैसे इन नई चीजों की खोज में प्रगति की? चलिए मैं आपको बताती हूँ। मनुष्य ने भौतिक पर्यावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और प्राकृतिक परिघटनाओं में मीनिंगफुल पैटर्न्स और रिलेशंस की खोज की। अज्ञात को जानने और समझने के लिए मनुष्यों की इस कभी ना खत्म होने वाली खोज ने आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। आइए पहले जान लेते हैं विज्ञान यानी साइंस क्या है। साइंस वर्ड डेराइव होता है लैटिन वर्ब साइंटा से, जिसका अर्थ जानना है। संस्कृत वर्ड विज्ञान भी यही अर्थ कन्वे करता है।
तो सामान्य तौर पर विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को समझने का एक नेचुरल फिनोमिना है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भौतिक और प्राकृतिक दुनिया की स्ट्रक्चर और बिहेवियर है। यह सिस्टमैटिक अटेम्प्ट क्या है? इसे समझने के लिए आइए हम प्राचीन काल के माने जाने वाले मेजरमेंट यूनिट का एक उदाहरण लें जो कि क्यूबिट और फुट है। इन यूनिट्स का उपयोग पिंड की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। इवेंचुअली एडवांस साइंटिफिक मेथड का उपयोग करते हुए इन यूनिट्स को किसी पिंड की लंबाई मेजर के लिए मानक इकाइयों के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि दुनिया के डिफरेंट रीजन में फुट का आकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिफरेंट हो सकता है। इस इकाई को यूनिवर्सल रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए सिस्टमैटिक अप्रोच का उपयोग करते हुए एक पिंड की लंबाई को मापने के लिए नई मात्रक इकाइयां इंट्रोड्यूस की गई। तो साइंस की कई ब्रांचेस हैं, राइट दोस्तों? विज्ञान की एक शाखा जो निर्जीव या अकार्बनिक दुनिया से संबंधित है, इसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की 4 प्रमुख ब्रांचेस हैं: खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, जिसमें मौसम विज्ञान और भूविज्ञान भी शामिल है। फिर वह कौन सी विज्ञान है जो जीवित चीजों से रिलेटेड है? इसे बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें ज़ूलॉजी और बॉटनी शामिल है। तो चलिए साइंस की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। क्या आपको साइंस की डेफिनेशन याद है दोस्तों? ठीक है, फिर साइंस की डेफिनेशन को याद करते हैं। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है जो अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से भौतिक और प्राकृतिक दुनिया की संरचना और व्यवहार है। आपको पता है क्या? इस सिस्टमैटिक अटेम्प्ट या साइंटिफिक मेथड में कई स्टेप्स जुड़े हुए हैं। वे क्या है दोस्तों? जी हाँ, पहला है व्यवस्थित अवलोकन यानी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। तो चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। उन्होंने इसकी खोज कैसे की? जी हाँ, वह सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब उनके सर पर एक सेब गिर गया। फिर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करके वह सोचने लगे कि यह सेब उनके सिर पर कैसे आ गिरा। फिर नियंत्रित प्रयोग से उन्होंने पुष्टि की कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की सतह पर नीचे आने की रुचि रखती है। फिर वह नियंत्रित प्रयोग या प्रयोगों को श्रृंखला एक प्राकृतिक घटना को समझने के लिए व्यवस्थित प्रयास या वैज्ञानिक मेथड में अगला इंटरकनेक्टेड स्टेप है। फिर नेक्स्ट स्टेप है गुणात्मक और मात्रात्मक तर्क यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्योंकि पूरे एक्सपेरिमेंट को वैलिड और इनवैलिड डेटा के साथ वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप है गणितीय मॉडलिंग यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग। एग्जाम्पल के लिए जब हम ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ की व्याख्या करते हैं तो हम हमेशा एक रिप्रेजेंटेशन और कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ आते हैं। फिर हमारा लास्ट स्टेप है भविष्यवाणी और सत्यापन यानी प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। मुझे आशा है कि आप यह वेरीफाई करने के लिए सत्यापन के अंतिम दौर के महत्व को जानते हैं कि विशेष कानून या यूनिवर्सल थ्योरी एक रूप से सत्य है। उदाहरण के लिए न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लगभग सभी मामलों में वाइडली एक्सेप्टेड और एप्लीकेबल लिया गया है।
तभी इसे सामने रखा गया था। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। क्या आप जानते हो, जब फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सामने आई, तो इसने एक तरह से न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ पर सवाल उठाया। तो दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? जी हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत इस तथ्य को व्यक्त करता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक इकाई है। इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं E = mc² से। यहाँ पर E आपका काइनेटिक एनर्जी है, m आपका मास है और c आपका स्पीड ऑफ लाइट है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा रखे गए सिद्धांत लास्ट है और उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता? जी नहीं, विज्ञान में कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है और सामने रखे गए प्रत्येक सिद्धांत पर सवाल उठाया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है।